वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी बाई एनएल सर। अपन लोग 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है उनके ऊपर अपन लोगों ने एक वीडियो लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें अपन लोगों ने इससे पहले 4 लेक्चर शूट किए हैं, जिसमें अपन लोगों ने 9.1 से लेकर के 9.25 नंबर तक के जो न्यूमेरिकल्स है उनको अच्छे से डिस्कस किया है। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो अपन को यहाँ यूज करने हैं चैप्टर में अपन लोगों ने स्टडी किए हैं, रीड किए हैं, वो सारे भी अपन लोगों ने डिस्कस किए थे। साइन कन्वेंशन को भी डिस्कस किया था, क्या साइन कन्वेंशन है, क्यों अप्लाई करना है। आज अपन लोग इस सीरीज का लास्ट लेक्चर शूट कर रहे हैं, जिसके अंदर अपन लोग 9.26 से लेकर के लास्ट न्यूमेरिकल 9.32 तक डिस्कस करेंगे। और 9.26 नंबर वाला जो न्यूमेरिकल है वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। आप बहुत जगह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, लेकिन मैं आपको इतनी शॉर्ट दे सकता हूँ कि अगर आप एक बार अपने चैनल के ऊपर अच्छे से इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हो तो न केवल ये न्यूमेरिकल, आपका माइक्रोस्कोप से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी एकदम शानदार हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या आपने को क्वेश्चन में दिया गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके अंदर कुछ पार्ट्स है, जिसमें से जो फर्स्ट पार्ट है वो अपने को दे रखा है, द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाई एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाई द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाई ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इन व्हाट सेंस देन डज ए मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन। इसमें बोला गया है कि आपके पास में एक लेंस है, ओके, और वो इसमें बोला ये गया है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट आपकी आइज के ऊपर जितना एंगल सबटेंड करता है, जितना एंगल फॉर्म करता है, आप किसी लेंस को यूज करके जब उस ऑब्जेक्ट की इमेज देखते हैं तो वो इमेज भी उतना ही एंगल आपकी आइज पर फॉर्म करती है। तो पहले भी उतना ही एंगल था और लेंस यूज करने के बाद भी उतना ही एंगल है, तो ये किस सेंस के अंदर मैग्निफिकेशन हुआ ये अपने को बताना है। अपन इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए सिंपल सी बात है, आप एक सीधी लेंस या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप से किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो डेफिनेटली वो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा छोटा सा पार्टिकल है, छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, मैं इसे देखना चाहता हूँ ढंग से, तो मैं इसे कितने डिस्टेंस पर रखूँगा। सिंपल है, हमारे लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, जिसकी आइज एकदम से करेक्ट हो। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन कितना होता है 25 सेंटीमीटर। मैं इसे 25 सेंटीमीटर पर देखने के लिए रखूँगा, लेकिन इसका जो साइज़ है बहुत छोटा होने के कारण मैं इसे प्रॉपरली देख नहीं पा रहा हूँ। तो मैं इसे क्या करता हूँ, आइज़ के नियर लेकर आता हूँ। जब मैं इसे आइज़ के नियर लेकर के आता हूँ तो मेरी आइज़ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। यस और नो, डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने के बाद में जब एंगल इंक्रीज हो गया तो क्या मैं इसे प्रॉपरली देख सकता हूँ? नहीं। रीज़न क्या है कि अब ये 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर आ गया, जहां हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बेहतर तरीके से नहीं देख सकते। भले ही एंगल बढ़ गया, लेकिन जो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम हो गया। जब आप किसी लेंस को इसके बीच में यूज करते हैं तो लेंस इस एंगल को इतना ही रखता है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर आ गया है, इसी ऑब्जेक्ट को वो 25 सेंटीमीटर या उससे आगे शिफ्ट कर देता है। एंगल उतना ही रहता है, एंगल इसका सफिशिएंट है देखने के लिए, लेकिन डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम हो गया तो इसलिए अपन नहीं देख पा रहे थे। लेंस को जैसे ही लगाएंगे एंगल इतना ही रहेगा, लेकिन इसे शिफ्ट कर देगा 25 सेंटीमीटर या उससे आगे। तो इस कंडीशन में एंगल में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, लेकिन लेंस की हेल्प से अपन लोग इसको मैग्नीफाई करके इजीली देख सकते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का जो एंगल अपनी आंख पर फॉर्म होता है वो इक्वल होता है। ओके, उम्मीद आपने इसको बेहतर समझा होगा। अब अपन लोग डिस्कस करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में अपने को दिया हुआ है, इन व्यूइंग थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास वन यूजुअली पोजिशन वंस आईज वेरी क्लोज टू द लेंस डज एंगुलर मैग्निफिकेशन चेंज इफ द आई इज मूव्ड बैक। आप मान लीजिए फ़ोन के अंदर किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और कोई वर्ड्स लिखे हो, बहुत माइनर छोटे छोटे लिखे हुए हैं, आप उन्हें मैग्नीफाई करके देखने के लिए सिंपल है एक लेंस यूज करेंगे, ऐसे आइज़ की नियर करेंगे। अब आप उसे अच्छे से मैग्नीफाई करके देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आप इस लेंस से अपने आइज़ को थोड़ा सा पीछे शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या उस कंडीशन में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके मैग्नीफिकेशन में कोई चेंजमेंट होगा क्या?
डेफिनेटली चेंजमेंट होगा। रीज़न क्या है कि जैसे ही अपन लोग इस लेंस से अपनी आइज़ को थोड़ा बैक करते हैं तो जो अपने पास एंगल फॉर्म हो रहा था आइज़ के ऊपर, वो डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण एंगल चेंज हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा, तो सिंपल है मैग्नीफिकेशन कम हो जाएगा। अब एक कंडीशन ऐसी है कि आपके पास ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूरी पर हो, उस कंडीशन में आप देखोगे कि लेंस के आप आइज़ को नियर करो चाहे दूर करो, इससे कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होने वाला। रीज़न क्या है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उस कंडीशन में थोड़ी बहुत डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने पर एंगल में कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होता। तो इसमें आपका आंसर होगा बिल्कुल यस, कि जब आप लोग लेंस से आइज़ को थोड़ा बैक करेंगे तो एंगल कम होने के कारण इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो कम हो जाएगा। ओके, अब अपन लोग इसका जो सी पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। सी पार्ट में अपने को बोला गया है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। What then stop us from using a convex lens of smaller and smaller focal length and achieving greater and greater magnifying power? आपके पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसके लिए जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो अपने पास होता है m इज इक्वल्स टू d/f। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर अपन लोग f की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, फोकल लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगा। जबकि अपन लोग एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस के लिए या फिर एक सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए क्या कहते हैं कि उसकी हेल्प से अपन लोग किसी ऑब्जेक्ट का 10 टाइम ग्रेटर इमेज फाइंड कर सकते हैं, यानी m की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है लेंस के लिए 10 हो सकती है। अगर आप लोग f की वैल्यू को डिक्रीज करके m की वैल्यू बढ़ा सकते हैं तो आप इसे और डिक्रीज करके और m को क्यों नहीं बढ़ा पाते हैं, क्या रीज़न है? उसके पीछे मेजर है 3 रीज़न। अपन तीनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक लेवल का ऑब्जेक्ट बनाना हो, एक तो आपको लार्ज ऑब्जेक्ट बनाना है, इजीली बना सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल का कोई ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो सिंपल है कि उसकी जो मेकिंग प्रोसेस है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। ओके, तो फर्स्ट रीजन तो आप यही लिख देंगे, बहुत छोटा सा लेंस बनाने के अंदर जो बनाने की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। ओके, तो अपन लोग लिख देंगे मेकिंग प्रोसेस, मेकिंग प्रोसेस डिफिकल्ट। फर्स्ट रीजन हो गया मेकिंग प्रोसेस क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट। उसके अलावा 2 वर्ड आपने चैप्टर में कहीं नहीं सुने होंगे, बेहतरीन वर्ड्स हैं। सेकंड रीजन इसका होगा क्रोमेटिक अब्रेशन, और थर्ड रीजन इसका है वो आपके पास में है स्फेरिकल अब्रेशन। अब ये क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ण विपतन दोष और इसे कहते हैं गोली विपतन दोष। ये है क्या, जब आप लोग बहुत ही छोटे फोकल लेंथ का कोई लेंस बनाओगे तो में भी आप देख सकते हो कि बहुत छोटे फोकल लेंथ का बनाना है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या होना चाहिए अपने पास, बहुत ही कम। और अगर बहुत ही कम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा तो उस कंडीशन में आपको जो लेंस देखने को मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस टाइप का, जो ये काफ़ी थिक है। ओके, और अपन पूरे चैप्टर के अंदर थिन पतले पतले लेंसों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। अब सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं क्रोमेटिक अब्रेशन। क्रोमेटिक अब्रेशन का मीनिंग क्या है कि जब आप इस लेंस के ऊपर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करोगे, अब व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं, 7, और सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है। तो ये आप अगर इसके ऊपर मान लीजिए पैरेलल किसी व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो अगर थिन कोई लेंस होता है तो वो जो 7 कलर्स होते हैं उन सब का रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन थिन लेंस होने की कंडीशन में उनके अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो सारे के सारे एक पॉइंट पर जाकर के मिल जाते हैं, जिसे अपन लोग क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट कहते हैं। बट अगर आपके पास लेंस की शेप इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा है, इतना मोटा अगर आपके पास में लेंस है तो उस कंडीशन में आपको शायद प्रिज्म वाला केस रिमेंबर होगा। आप अगर श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट करते हैं प्रिज्म पर तो आप देखते हैं कि जो रेड कलर है वो सबसे कम विचलित होता है, और जो अपने पास में बैंगनी कलर होता है, वॉयलेट कलर होता है, वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है। सीधी सी बात ये है कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। और ये जो आपके पास वाइट लाइट होगी, इस बहुत मोटे से लेंस से गुजरने के बाद इसके जो आपको फोकल पॉइंट मिलने वाला है वो एक जगह नहीं मिल करके सारे के लिए अलग अलग पॉइंट्स पर आप लोगों को, एक की रेड कलर के लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, ऐसे करके आपको अलग अलग फोकल पॉइंट मिलने वाले हैं।
ओके, रेड के लिए इस तरफ और बैंगनी के लिए आपके पास इस तरफ आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो अगर वाइट है तो उसकी जो इमेज बनने वाली है वो आपको कलरफुल मिलेगी, एक जगह नहीं मिलेगी, कलरफुल मिलेगी और थोड़ी ब्लर मिलेगी। ब्लर मिलने का रीज़न क्या है कि एक तो जितने भी अपने पास 7 के 7 कलर हैं वो सारे एक पॉइंट पर जाकर के इंसिडेंट होते हैं, कन्वर्ज होते हैं किसी पॉइंट पर, तो वहाँ उसकी जो शार्पनेस है इमेज की वो अच्छी बनती है। और यहाँ ये सारे अलग अलग होंगे तो डेफिनेटली आपके पास में कोई भी वाइट ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी कलरफुल इमेज मिलेगी और वो भी कैसी मिलेगी, थोड़ी सी ब्लर। और उसके अलावा एक होता है अपने पास स्फेरिकल अब्रेशन। स्फेरिकल अब्रेशन क्या है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट के जैसा है, तो आप चाहते हैं कि इसकी इमेज भी कैसी बने, एज ए पॉइंट बने, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, आप देखते हो कि यहाँ से आपने कोई लाइट की रेज को यहाँ एक तो यहाँ इंसिडेंट किया और एक आप यहाँ इंसिडेंट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो इसका जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण इसके अंदर ये काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रैवल करता है। एक डिफरेंट मीडियम में जो लाइट की रे है वो काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रैवल करती है और ये जो ऊपर वाली रे है वो बहुत कम टाइम के लिए ट्रैवल करेगी, तो इनके रिफ्लेक्शन में भी डिफरेंस होगा। और सिंपल सी बात है, जो आपके पास में पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसका आप लोगों को पॉइंट इमेज नहीं मिल करके एक लीनियर इमेज मिलेगी, एक रेखा के रूप में आपको मिलेंगी, क्योंकि यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो एकदम नियर वाली जो आपके पास में रेज होंगी वो काफ़ी देर तक एक डिफरेंट मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी और बाकी ऊपर वाली थोड़ी सी देर के लिए ट्रैवल करेगी। तो ये सारे एक पॉइंट पर नहीं मिलने के कारण ये जो रीजन इसका जो अपने पास में अब्रेशन जनरेट होगा उसे अपन लोग कहेंगे स्फेरिकल अब्रेशन। क्या होगा इसमें कि जो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है आपको उसका पॉइंट इमेज नहीं मिलता है। तो ये 3 मेजर रीज़न हैं आप एफ की वैल्यू ज़्यादा कम क्यों नहीं कर सकते उसके। ओके, अब अपन लोग डिस्कस करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में वाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। आप अगर कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना रहे हैं उसका रीज़न क्या है कि आप किसी ऑब्जेक्ट का बहुत अच्छा या बड़ा सा इमेज देखना चाहते हैं, मैग्नीफिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बोलता है कि आप फोकल लेंथ को कम क्यों लेते हो। तो अपन लोग सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए होता है V0 अपॉन U0 1 + D अपॉन FE। FE अपने पास में क्या है, आई पीस लेंस का फोकल लेंथ। अब सिंपल है, अपने को बोला क्या गया कि आप FE और F0 की वैल्यू को कम क्यों लेते हैं, ये बोला गया। तो पहला रीज़न तो ये कि FE की वैल्यू अगर अपन लोग कम लेंगे तो अपने पास M की वैल्यू क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी, लार्ज होगी, और हम चाहते यही हैं कि हमें अच्छा मैग्नीफिकेशन मिले, तो FE का रीज़न अपन ने दे दिया। अब आप देखो कि अगर U0 यानी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट जो अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उससे जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U0, इसकी अगर वैल्यू कम हो तो डेफिनेटली M की वैल्यू क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी, लार्ज होगी। आपको रिमेंबर होगा कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो ऑलवेज एक रियल इमेज बनाता है, इन्वर्स बनाता है, उल्टी बनाता है और रियल इमेज बनाता है। रियल इमेज कब बन सकती है, जब आपके पास ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से F के बीच में हो, फोकल पॉइंट और इनफाइनाइट के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तब उसकी रियल इमेज बनती है। मतलब सिंपल सी बात है कि आप लोगों को जो ऑब्जेक्ट रखना है वो F से परे रखना है, ठीक है। अब आप देखो कि अगर F0 की वैल्यू अगर कम होगी, F0 की वैल्यू जितनी कम होगी U0 की वैल्यू अपन उतनी ही कम ले सकते हैं। मान लीजिए F0 की वैल्यू इतनी हो गई, तो अगर आपको इसकी रियल और इन्वर्स इमेज बनानी है तो आपको ऑब्जेक्ट यहाँ रखना पड़ेगा। वहीं अगर फोकल लेंथ इतनी सी है तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, आप उसका इन्वर्स और एक रियल इमेज देख पाएंगे। तो सिंपल है, U0 की वैल्यू कम होने हो इसलिए अपने को किसकी वैल्यू कम लेनी पड़ती है, F0 की, और F0 की वैल्यू कम होगी तो डेफिनेटली जो M है, मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफाइंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब अपन लोग डिस्कस करते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है उसके ऊपर। इसमें अपने को क्या दे रखा है, when viewing through a compound microscope our eyes should be positioned not on the eyepiece but a short distance away from it for best viewing. Why? How much should be that short distance between the eye and eyepiece? अब देखते हैं कि जब कभी भी अपन लोग किसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो आई पीस लेंस होता है उससे अपन अपनी आईज को थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखते हैं।
एकदम उसके सटा करके एकदम टच करके नहीं रखते आइज़ को। उसका रीज़न क्या, मान लीजिए ये आपके पास आई पीस लेंस है, आप अगर आइज़ को इतना क्लोज कर लेंगे, इतना क्लोज, तो उस कंडीशन में देखेंगे कि इस आई पीस लेंस से आने वाली जो रेज है उसमें से केवल इतने पार्ट वाली जो रेज है वो ही मेरी आई के ऊपर, जो मेरी आँख है उसके ऊपर इंसिडेंट हो पाएंगी। और वहीं अगर मैं थोड़ा सा इसको दूर कर देता हूँ तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रेज को कन्वर्ज करने की, तो ये आने वाली सारी रेज है वो मेरी आइज़ हैं उनके ऊपर इंसिडेंट हो पाएगी। तो सारी रेज जब मेरी आइज़ के ऊपर इंसिडेंट होगी तो उस कंडीशन में मेरे पास जो इमेज मेरे को दिखाई देगी वो एक्स्ट्रा शार्प दिखाई देगी। और वहीं अगर मैं इसको बहुत नज़दीक कर लेता हूँ आई पीस के, तो बहुत कम रेज मेरी आइज़ तक पहुँच पाती है, तो अपने पास जो शार्पनेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, आप थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए, अगला अपन लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 9.27 नंबर वाले न्यूमेरिकल पर। इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को दे रखा है एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और उस माइक्रोस्कोप को आप किस तरह से अरेंज करें तो उसका फाइनल मैग्निफिकेशन है वो कितना हो जाए, 30 हो जाए। अब एडजस्ट करने का मीनिंग ये हो गया कि आप लोग जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और आई पीस लेंस उनको एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखते हैं। तो सीधी सीधी बात ये, इसमें जो चीज़ पूछी गई है वो अपने से पूछी गई है एल की वैल्यू, और एल की जो वैल्यू होती है वो होती है V0 प्लस UE। अपना यहाँ टारगेट रहेगा कि अपन लोग UE और V0 की जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करें। जो वैल्यूज आपको गिवन है वो क्या है, F0 की वैल्यू 1.25 सेंटीमीटर एंड FE की जो वैल्यू है वो आपके पास में है 5 सेंटीमीटर, और जो M है मैग्निफिकेशन है वो कितना है आपके पास 30। ओके, अपनी सिचुएशन के अंदर अपने को बोल तो नहीं रखा कि आपकी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बन रही है, लेकिन अपन लोग यहाँ कंसीडर करते हैं कि अपनी जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बन रही है, 25 सेंटीमीटर पर। ओके, VE की जो वैल्यू है वो कितनी है, -25 सेंटीमीटर फाइनल इमेज। ओके, अपन लोग जानते हैं कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -V0 अपॉन U0 1+D/FE। ये एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, इसमें आपको साइन कन्वेंशन कभी यूज नहीं करनी है क्योंकि एक पर्टिकुलर केस है। ओके, और ये फॉर्मूला कब डिफाइन है, जब आपके पास फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी 25 सेंटीमीटर पर। ओके, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। एम की वैल्यू 30 है अपने पास, इज इक्वल्स टू -V0 अपॉन U0 1+25 डिवाइडेड बाई 5, ये बन जाएगा अपने पास 6। 30 इज इक्वल्स टू -V0 अपॉन U0 इंटू 6। ये 6 अगर आगे की ओर ट्रांसफर कर दें अपन तो अपने पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 6। ये इस तरफ ट्रांसफर होएगा तो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, तो अपने पास आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू -V0 अपॉन U0। यहाँ से जो अपने पास V0 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी V0 इज इक्वल्स टू -5 टाइम्स ऑफ U0। इस वैल्यू को अपन लोग यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला में और उसकी हेल्प से अपन लोग V0 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, देखते हैं एक बार। 1 अपॉन F0 इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन V0 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन U0। 1 अपॉन F0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 टाइम्स U0 -5 U0 माइनस 1 अपॉन U0 -5 U0। आपके पास एलसीएम आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, अच्छा -5 नहीं, इसको अपन लोग 5 करते हैं, माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा अपने पास -5। 1 अपॉन F0 की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को, 1.25, एक सेकेंड, 1.25 सेंटीमीटर। यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.25 इज इक्वल्स टू -6 डिवाइडेड बाई 5 U0। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 U0 इज इक्वल्स टू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, 6 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 5 0, 3 पावर में चले जाएंगे, 6 इंटू 2 3 5 15 6 1 और आपके पास आ जाएगा 7.2 के बाद तो 7.5 इसकी वैल्यू आ गई।
अपन लोग यहाँ से यू नोट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो -7.5 डिवाइडेड बाई 5, ये पॉइंट हटाते हैं, यहाँ 0 करते हैं, इसको 25 से 3 टाइम और ये 25 से 2 टाइम, 3 डिवाइडेड बाई 2, देन यू नोट इज इक्वल्स टू -1.5 सेंटीमीटर। अगर अपन लोग यू नोट की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो अपने पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, वी नोट की। तो वी नोट इज इक्वल्स टू -5 इंटू -1.5, देन वी नोट इज इक्वल्स टू -7.5 सेंटीमीटर। ये वी नोट की वैल्यू तो अपने को मिल गई। अब और क्या चाहिए अपने को, यू ई। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी वी ई की जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी है, -25 सेंटीमीटर। अपन लोगों को यू ई की वैल्यू चाहिए, तो अपन लोग लगाते हैं लेंस फॉर्मूला 1/FE इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/UE। 1/UE इज इक्वल्स टू 1/VE माइनस 1/FE। VE की वैल्यू -25, तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, 25 माइनस 1/FE की वैल्यू कितनी है अपने पास, 5। इसका अपन लोग एलसीएम लेंगे 25, और 25 से डिवाइड किया -1 और ये -5, 1/UE। 1/UE की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -6 डिवाइडेड बाई 25, तो UE की वैल्यू क्या हो जाएगी, -25 डिवाइडेड बाई 6। देन UE की वैल्यू अपने पास में आ जाती है 4 टाइम्स 0.101 टाइम्स अप्रोक्स 7 सेंटीमीटर। ओके, UE की वैल्यू भी अपने पास आ गई है और वी नोट की वैल्यू भी आ गई। ये दोनों अपन लोग यहाँ पुट करते हैं, तो अपने पास L की वैल्यू क्या आने वाली है, L इज इक्वल्स टू -7.5 प्लस -4.17, तो इस केस में अपने पास में L इज इक्वल्स टू 7 and 4 11 5.167 सेंटीमीटर। अगर हम लोग आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस को एक दूसरे से 11.67 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर सेपरेट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास में जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आएगी वो कितने आएगी, 30। मैग्नीफाइंग पावर कितना आ जाएगा, 30। ओके, नोट करो इसे जल्दी से। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 9.28 नंबर वाला जो न्यूमेरिकल है उसके ऊपर। इसमें अपने को दे रखा है ए स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 140 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ अपने को दे रखी है 140 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। एफ ई की वैल्यू अपने को गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन। अब इसमें 2 केस दे रखे हैं, आप लोगों को मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना है, और इसके 2 केस क्या क्या दे रखे हैं आप लोगों को। द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। टेलीस्कोप को नॉर्मली एडजस्ट करने का मीनिंग ये होता है कि आप लोगों के पास जो फाइनल इमेज बनती है वो इनफाइनाइट पर बनती है, और जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनती है तो आपके पास जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है वो आपको मिलता है m इज इक्वल्स टू -F0/FE। ये ए पार्ट है इसका, तो अपन लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। F0 की वैल्यू 140 डिवाइडेड बाई 5, माइनस का साइन जब आप लोग इसे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स 8 टाइम्स 28। आप इसका मोड लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 28 टाइम्स। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू जब आपके पास फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो, इनफाइनाइट पर बन रही हो, तब आपके पास मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, 28। अब इसका जो बी पार्ट है उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। इसके बी पार्ट में दे रखा है द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जब आपके पास में फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनती है तो उस सिचुएशन में आप लोगों के पास में जो टेलीस्कोप होता है उसके मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है m इज इक्वल्स टू F0/FE 1 प्लस FE/D। ओके, साइन माइनस का होता है इसमें। m इज इक्वल्स टू F0 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 140 डिवाइडेड बाई 5, 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ से m इज इक्वल्स टू -28, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5, एलसीएम आ जाएगा इसका 5 प्लस 1
28 एंड -28 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5। जब आप 28 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 168 डिवाइडेड बाई 5। जब आप डिवाइड करेंगे 5 से 5 को 1 टाइम और 168 को 3 टाइम्स करेंगे तो अपने पास 1 आएगा। 18 3 टाइम्स अगेन 15 3 रह गए तो यहाँ लगाया पॉइंट और ये आ गया अपने पास 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो अपने पास 25 सेंटीमीटर पर। ओके, नोट करो जल्दी से। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 9.29 नंबर वाला जो न्यूमेरिकल है उसको। इसमें अपने को बोल रखा है फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब इन एक्सरसाइज 9.28। अब इसका ए पोर्शन, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस लेंस। अपने को बोला गया है कि आप लोगों ने जो अभी 28 नंबर वाला न्यूमेरिकल पढ़ा है उसके अंदर जो आपके पास टेलीस्कोप है उसके जो ऑब्जेक्टिव और जो आईपीस लेंस है उनके बीच का सेपरेशन कितना है। सेपरेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू एफ नोट प्लस एफ ई, जब फाइनल इमेज कहाँ बन रही हो इनफाइनाइट पर। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को दे रखा है, ये ए पार्ट है इसका, एफ नोट की वैल्यू अपने को दे रखी थी 140 प्लस 5, तो एल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 145 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा सेपरेशन आई पीस और ऑब्जेक्टिव जो हमारा टेलीस्कोप है उसकी जो ट्यूब लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 145 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका जो बी पार्ट है उसमें बोल रखा है अपने को द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द, सॉरी इसका बी पार्ट है, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू ए 100 मीटर टॉल टावर 3 किलोमीटर अवे, what is the height of the image of the tower formed by the objective lens। इसमें क्या बोला गया है कि आप जब इस टेलीस्कोप की हेल्प से कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 3 किलोमीटर अवे पड़ा है, आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है वो है 3 किलोमीटर अवे, और जो ऑब्जेक्ट की जो साइज आपको दे रखी है वो दे रखी है में भी आपको 100 मीटर, एक सेकेंड, 100 मीटर टॉल टावर। ओके, अब आप लोगों को बोला क्या गया है कि 100 मीटर टॉल कोई साइज में 100 मीटर का टावर 3 किलोमीटर अवे पड़ा है, तो जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है वो उसकी जो इमेज बनाएगा उस इमेज की साइज क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करके बतानी है। बड़ा सिंपल पैटर्न है इसका, अपन लगाते हैं बी पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। मैं एंगल को अगर अल्फा लेता हूँ तो हमारे पास आर्क का मीनिंग हो गया जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितनी है 100 मीटर, डिवाइडेड बाय रेडियस, उसकी डिस्टेंस कितनी है अपने से 3 किलोमीटर अवे। 3 किलोमीटर अवे को अपन लोग बोल सकते हैं 3000 मीटर्स। ओके, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास में अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/30, और ये एंगल है ऐसा यूनिट में इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी रेडियन। ओके, अब अगर आप लोगों ने टेलीस्कोप को बेहतर तरीके से पढ़ा हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के पास में जो अल्फ़ा की वैल्यू आती है जब इमेज बनती है ऑब्जेक्टिव के द्वारा, तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आती है वो अपन लोगों ने डेरिवेशन में डिस्कस की है। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू आता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। कि आपके पास बहुत दूरी पर जब कोई ऑब्जेक्ट बड़ा होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो ऑलवेज कहाँ बनती है, फोकल पॉइंट पर बनती है। इसलिए अपन लोगों ने यहाँ क्या लिखा है एफ नोट। एच की वैल्यू अपने लोगों को फाइंड आउट करनी है, एफ नोट की वैल्यू अपने को दे रखी है। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, इसे सेकंड बोल दीजिए, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एच अपॉन एफ नोट इज इक्वल्स टू 1/30। एच इज इक्वल्स टू 1/30 इंटू एफ नोट की वैल्यू अपन लोग यहाँ पुट कर देते हैं। एफ नोट की वैल्यू अपने पास कितनी है 140, ये डिवाइड किया और आपके पास आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 3। अगर आप इसे थोड़ा और आगे सोल्व करेंगे तो 4.67 और ये अपन लोगों ने लिख दिया मीटर्स में 4.7 मीटर। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हाइट ऑफ इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाई जाती है। अब इसके अंदर सी पार्ट में आप लोगों को क्या दे रखा है, what is the height of the final image of the tower if it is formed at 25 सेंटीमीटर। जब आपके पास फाइनल इमेज
जब आप लोगों के पास जो फाइनल इमेज है वो अगर 25 सेंटीमीटर पर बनती है तो उस सिचुएशन में आप लोगों के पास इस टावर की जो फाइनल हाइट होगी वो कितनी होगी। तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि ये जो हाइट आपको मिली 4.7 मीटर, ये जो हाइट वाला इमेज है जो ऑब्जेक्टिव के द्वारा क्या बनी है इमेज जो कितनी 4.7 मीटर की, ये हमारा जो आईपीस लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। किसका वर्क करेगा? ऑब्जेक्ट का। और अब अपने पास में जो इसकी फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? 25 सेंटीमीटर पर। तो उस टाइम पर अपने लोगों को जो हाइट ऑफ इमेज है वो फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अपन लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है अपने पास, जब फाइनल इमेज किसी लेंस के द्वारा जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पर बनती है तो उसके मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो आईपीस की बात कर रहा हूँ मैं, ME लगा रहा हूँ, और वो होता है अपने पास 1/D/FE, 1+D/FE। कोई भी लेंस है उसके द्वारा अगर आप फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनाते हैं तो उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये वाला होता है, HA सिंपल माइक्रोस्कोप। यहाँ से ME = 1+25 / 5। आप देखेंगे ME की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 6। और M क्या होता है? M क्या होता है अपने पास में? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो 4.7 मीटर है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा किसके लिए? आईपीस लेंस के लिए। तो हमारे पास ME की वैल्यू होती है HD फाइनल इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट इमेज = 6। HD = 6 इंटू H, HD = 6 इंटू H की वैल्यू कितनी है? 14/3। 14/3 आप जब डिवाइड करेंगे तो 2 एंड HD = आ जाएगा 28 मीटर, सॉरी कितना आएगा? मीटर। तो ये आपके पास में आ जाएगी जो टावर की फाइनल इमेज बन रही है 25 सेंटीमीटर पर आईपीस के द्वारा, उसकी हाइट 28 मीटर। ओके, नोट करो जल्दी से। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 9.30 नंबर वाला जो न्यूमेरिकल है उसके ऊपर। इसमें क्या दे रखा है? एक कैसेग्रेन टेलीस्कोप यूजेज टू मिरर्स एज शोन इन फिगर, सच ए टेलीस्कोप इज बिल्ट विथ द मिरर्स 20 मिलीमीटर अपार्ट। आपके पास में जो कैसेग्रेन टेलीस्कोप है इसके जो दोनों मिरर्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 मिलीमीटर है, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ D से। D = 20 मिलीमीटर कहूँ या मैं इसे लिख सकता हूँ 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसमें बोला गया है इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लार्ज मिरर, जो लार्ज वाला मिरर होता है वो किस नेचर का होता है? कॉनकेव होता है। उसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो दे रखी है 220 मिलीमीटर। R1 = 220 मिलीमीटर। बट ये कॉनकेव है तो साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ सेंटीमीटर में तो 22 सेंटीमीटर मेरे पास आ जाएगा। फिर अपन लोग आगे डिस्कस करें कि F1 क्या होगा, तो R1/2 देन 11 सेंटीमीटर। इसके बाद में बोला गया है एंड स्मॉल मिरर इज 140 मिलीमीटर, वेयर विल द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बी। आपको बोला गया है कि जो आपके पास स्मॉल मिरर है उसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा और वो कितना दे रखा है? 140 मिलीमीटर। 140 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर। यहाँ से F2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी R2/2 देन 7 सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें बोला क्या गया है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कॉनकेव मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, U1 की वैल्यू जो है वो कितनी है? इनफाइनाइट। आप लोगों को बताना क्या है इसके अंदर? आपको बताना है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, मतलब V2 की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। मैंने U1, F1 ये सारे के सारे कॉनकेव जो मिरर है उसके लिए यूज किए हैं, और जो V2, U2 जो F2 है वो अपन ने किसके लिए यूज किए हैं? हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए। ओके, सबसे पहले अपन लोग फाइंड आउट करते हैं V1। तो उसके लिए फॉर्मूला मिरर के लिए 1/F1 = 1/V1 + 1/U1। 1/F1 की वैल्यू है -11 = 1/V1 प्लस आप देखेंगे U1 की वैल्यू जब मैं इनफाइनाइट पुट करूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 0। तो हमारे पास V1 = आ जाएगा -11 और आ जाएगा किसमें? सेंटीमीटर में। अब आप ध्यान दें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सबसे पहली बात तो इस तरफ से रेज इंसिडेंट हो रही है, उस पर इंसिडेंट होगी रिफ्लेक्ट होकर के उससे इस तरफ 11 सेंटीमीटर, यानी जो इंसिडेंट रेज है उनके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर
आपको माइनस का साइन मिला है। 11 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर यहाँ अपने को क्या मिल गया, इमेज मिल गया। अब ये वाली जो इमेज है वो हमारा जो उस लेंस से 2 सेंटीमीटर अपार्ट जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी, उसके लिए किसका वर्क करने वाला है, एज ए ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक बार ध्यान से देखना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, और ये कितने सेंटीमीटर पर है फर्स्ट वाले से 11 पर, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। यानी U2 की जो वैल्यू आएगी, जो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 9 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो होगा पॉजिटिव। रीज़न क्या है कि इस हमारे जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली रेज की डायरेक्शन ये है, और आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वो भी इस तरफ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा हो जाएगा अपने पास में, पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण। अब आप मेन जो रेज आ रही है उस पर फोकस मत कीजिए, जो इस पर आने वाली रेज है उनकी डायरेक्शन कौन सी है उसके अकॉर्डिंग आप साइन कन्वेंशन यूज करो। ओके, तो आपके पास जो U2 की वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी -11 +2, तो आपके पास में आ जाएगी इसकी वैल्यू 9 सेंटीमीटर। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास में 9 सेंटीमीटर। अब अपन लोग जो अपने पास मिरर फॉर्मूला है 1/f2 = 1/v2 + 1/u2। 1/f2 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, f2 = 7 = 1/v2 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, प्लस 1/u2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। मैं इस 9 को इस तरफ ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1/v2 = 1/7 - 1/9। इसका जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 63, ये 9 टाइम्स और इसमें 7 टाइम्स, तो वैल्यू आ जाएगी 2 / 63। 1/v2 की वैल्यू है, अगर v2 की बात करूं तो कितना आ जाएगा 63 / 2, तो v2 = आ जाएगा 1.5 और यह आ जाएगा सेंटीमीटर। यानी जो फाइनल इमेज बनने वाली है वो आपको मिलेगी 31.5 सेंटीमीटर पर। कौन से लेंस से, जो हमारे पास में कॉन्वेक्स, सॉरी कौन से मिरर से, तो हमारे पास में जो बीच में आ रखा है कॉन्वेक्स मिरर उससे। ओके, आप ही जल्दी से नोट कीजिए। अब हम लोग इस चैप्टर के सेकंड लास्ट नंबर वाला जो न्यूमेरिकल है उस पर डिस्कशन करते हैं, जो कि है 9.31 वाला। इसमें अपने को क्या दिया गया है एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर अटैच्ड टू ए गैल्वेनोमीटर coil retraces backward as shown in figure. A current in the coil produces a deflection of 3.5 degree of the mirror. What is the displacement of the reflected spot of light on a screen placed 1.5 meter away? आप एकदम से ध्यान से समझेंगे इसको। हमारे पास एक मिरर है, एक बार गैल्वेनोमीटर को भूल जाइए आप लोग, जो चीज़ बोली गई उस पर, मेन चीज़ पर फोकस करते हैं। आपके पास एक मिरर है, ये क्या है, कोई मिरर है, और इस मिरर से 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मान लीजिए कोई सोर्स है जिससे इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाया जाता है। डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का 1.5 मीटर। ओके, आप देखते हैं जब आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट करवाते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो आपके पास में सामने वाला जो मिरर है इसके लिए ये किसका वर्क कर रहा है, नॉर्मल का, और जो इंसिडेंट रे है वो कितने डिग्री पर इंसिडेंट हो रही है, 0 डिग्री पर। जो रिफ्लेक्टेड होगी वो भी कितने पर आएगी, 0 पर आएगी, तो ऐसे जाएगी और डायरेक्टली ऐसे वापस आ जाएगी। ये बात अपने को बोल रखी है। फिर अपन लोग क्या करते हैं, उस गैल्वेनोमीटर के अंदर थोड़ा सा करंट फ्लो करते हैं, और गैल्वेनोमीटर की जो कोइल होती है उसके साथ में कौन अटैच्ड है, मिरर अटैच्ड है। तो डेफिनेटली कोइल अगर रोटेशन करेगी, घूर्णन करेगी, तो डेफिनेटली हमारा जो मिरर है उसमें भी थोड़ा सा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और वो जो एंगल में डिस्प्लेसमेंट होगा वो आप लोगों को कितना बता रखा है, 3.5 डिग्री। 3.5 डिग्री। आप ध्यान दीजिए, जब करंट फ्लो होता है तो जो आपका मिरर था वो 3.5 डिग्री पर एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो मान लीजिए 3.5 डिग्री का मीनिंग ये हो गया, जो ये तो मीन पोजीशन थी, और इससे 3.5 का मीनिंग मैंने कर लिया थोड़ा सा ऐसे कुछ। आप ध्यान दीजिए कि इस पॉइंट पर जो इस मिरर का नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में है,
मिरर के नॉर्मल और ये अगर यहाँ से लाइट की कोई रे इंसिडेंट होती है तो इसके बीच का एंगल कितना मिलने वाला है आपको 3.5 डिग्री। बिकॉज आपने कहा कि ये 3.5 डिग्री पर अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेस हुआ है। अब सिंपल है कि अगर आपके पास में इंसिडेंट रे का एंगल 3.5 है तो अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसका एंगल कितना हो जाएगा 3.5। देन रिफ्लेक्टेड जो रे है वो कुछ इस तरह से पास आउट हो जाएगी। ओके, आपने जो 1.5 सेंटीमीटर पर यहाँ कोई स्क्रीन प्लेस कर रखी है, आपको बताना है कि इस पॉइंट से कितनी हाइट ऊपर ये जो लाइट है इसका स्पॉट आप लोगों को रिप्रेजेंट होगा, शो होगा। कुल मिलाकर के बात ये है, अपने को ये वाली हाइट मेजर करनी है, ये वाली जो लेंथ है वो मेजर करनी है। ये आपके पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस आपके पास कितना है 1.5 मीटर। आप लोगों को इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और एंगल 3.5 एंड 3.5 कितना हो जाएगा 7 डिग्री। तो सिंपल टेन थीटा का फॉर्मूला अपन लोग लगाते हैं यहाँ। टेन थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी 7 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये अपनी जो हाइट है इसको h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की वैल्यू एक बार में इसको 1.5 मीटर लिख देते हैं। चलो h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आगे की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 1.5 इंटू 7 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.1228। वो अपन ने पुट कर दी 0.1228। ओके, जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, चेक कर लीजिए मैंने कर रखा है पहले से, आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1842। ये किस में आ रहा है वैल्यू, मीटर में। अगर इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास आ जाएगा 18.42 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू है ये, आपकी हाइट, यानी वो स्पॉट जो इस पॉइंट से ऊपर की ओर बनेगा, कितनी हाइट पर बनेगा 18.42 सेंटीमीटर। ओके, नोट करो इसे जल्दी से। अब हम लोग इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल है 9.32 उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो लास्ट न्यूमेरिकल है, मानकर चलिए 95% जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखता है। इसकी कैलकुलेशन इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन जो इस न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट है वो आसानी से अधिकतर बच्चों की समझ में नहीं आता है। तो अपन लोग इसको डिस्कस करेंगे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, क्या दे रखा है इस न्यूमेरिकल के अंदर अपने को, फिगर शोज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है और इक्वी कॉन्वेक्स का मीनिंग ये हो गया कि इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, इक्वल है। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दे रखा है 1.50 इन कॉन्टेक्ट विथ ए लिक्विड लेयर ऑन टॉप ऑफ ए प्लेन मिरर। आपके पास एक प्लेन मिरर है, ये क्या है, एक प्लेन मिरर है, ये एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.50 और यहाँ पर बीच में एक आप लोगों ने लिक्विड की लेयर बना रखी है। ओके, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन वाले डायग्राम से थोड़ा सा डिफरेंट लग सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेगा वो ये डायग्राम में करेगा। A small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of the needle. The distance of the needle from the lens is measured to be 45 centimeter. The liquid is removed and the experiment is repeated. The new distance is measured to be 30 centimeter. What is the refractive index of the liquid? अब अपन लोग इसके एक एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास में जो ये कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है वो इक्वी कॉन्वेक्स है। तो फर्स्ट एक एक स्टेप को अपन लोग क्लियर करते हैं। R1 एंड R2 बोथ आर इक्वल, किसके इक्वल होंगे, R के। अगर एक का साइन पॉजिटिव होगा तो दूसरी का कैसा होगा, डेफिनेटली नेगेटिव होगा। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू अपने को दे रखा है 1.50। अब बोला क्या जाता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक नीडल है, आप इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इसे मोशन करवाते हैं और इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो ये नीडल की टिप है वो, ऑब्जेक्ट की जो टिप है वो, और जो इसकी इमेज बन रही है वो दोनों इस प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट पर एक दूसरे के साथ मिल रही है।
यानी आपके पास में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों के दोनों इस मिरर से इक्वल आप लोगों को मिल रहे हैं। ओके, और जब आप लोग स्टार्टिंग में देखते हैं तो आपके पास में जो डिस्टेंस आपको मिलता है वो 45 सेंटीमीटर मिलता है, और जब आप इस वाटर को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और उसके बाद में जो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा वैसे तो अपने लैब के अंदर आपने देखा होगा वहाँ पर एक नीडल आपको दिखाई देती है और आप उसे उस स्टैंड के ऊपर मोशन भी करवा सकते हैं, वैसी सिचुएशन यहाँ कुछ है। ओके, तो अपने को बोला गया है कि पहले तो ये पूरा सिस्टम है जिसमें यहाँ लेंस लगा है, यहाँ लिक्विड लगा है, तो उस टाइम पर आप लोगों के पास में जो इन नीडल्स की पोजीशन आपको मिलती है वो मिलती है 45 सेंटीमीटर, और जब इस लिक्विड को यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है तो आपको जो नई पोजीशन मिलती है उसमें आपके पास में जो वैल्यू होती है वो होती है 30 सेंटीमीटर। तो आपको बताना क्या है कि ये जो लिक्विड आपने यहाँ भर रखा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। बड़ा सिंपल तरीके से अपन लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। पहले तो आप ये समझो, मान लीजिए यहाँ से कोई रेज है वो इंसिडेंट होती है इस लेंस के ऊपर, इस लेंस पर इंसिडेंट होने के बाद ये पैरेलल होती है, पैरेलल होने के बाद इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है, यहाँ से इनका रिफ्लेक्शन होता है और ये पैरेलली वापस आती है और इस पॉइंट से वापस ये कन्वर्ज होती है और जिस पॉइंट पर स्टार्ट हुई थी उसी पॉइंट पर आकर के वापस मिल जाती है। ऐसा कब पॉसिबल है कि जिस पॉइंट से रेज इंसिडेंट हुई उसी से वापस रिफ्लेक्टेड जो होकर के जो आती है रे वो उसी पॉइंट के ऊपर आप लोगों को वापस मिल जाती है। ऐसा कब पॉसिबल है, एक बार ध्यान से समझना। मान लीजिए ये पॉइंट आपके पास फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट से कोई रे है वो इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती है, और हम जानते हैं फोकल पॉइंट से इंसिडेंट होने वाली जो रे है वो रिफ्रैक्शन के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके पैरेलल जाती है। ये पैरेलल आई, 0 डिग्री पर इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो गया 0 डिग्री, तो ये वापस पैरेलल ही इंसिडेंट हो रही है। अब ये पैरेलल इंसिडेंट होगी तो डेफिनेटली कॉन्वेक्स लेंस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है वो पॉइंट होता है फोकल पॉइंट। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जहां ये दोनों नीडल्स एक पॉइंट पर मिल रही है यहीं से तो रे ऑब्जेक्ट भी यहीं और इमेज भी यहीं, रे यहाँ से जाती है और वापस यहीं लौट करके अगर वापस आ जाती है, इसका मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आपके पास में है फोकल लेंथ। डायरेक्ट दे दिया जाता है कि फोकल लेंथ 45 सेंटीमीटर, इस पूरे सिस्टम का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। कैसे हो जाएगा पता नहीं है। एक बार फिर से आप इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई रे है वो इंसिडेंट होती है, पैरेलल हो जाती है, पैरेलल होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के वापस पैरेलल इस पर इंसिडेंट होती है तो वापस उसी पॉइंट से पास आउट होती है। उसी पॉइंट से कब पास आउट हो सकती है, जब पैरेलल कोई आने वाली रे है वो फोकल पॉइंट से गुजरे। इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है, फोकल पॉइंट है। तो आपके पास में जो कंप्लीट सिस्टम है इसके लिए जो फोकल लेंथ है जिसके अंदर आपके पास में देखो ये तो है कॉन्वेक्स लेंस, और जब आप इसे ढंग से देखोगे तो ये जो वाटर से बना हुआ एक नया सिस्टम है ये क्या है आपके पास कॉनकेव लेंस। ओके, तो अपन लोग देखते हैं। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है कि पूरे सिस्टम की जो फोकल लेंथ है जिसके अंदर एक तो है कॉनकेव और एक है कॉन्वेक्स, इन दोनों की फोकल लेंथ आपको कितनी मिल रही है 45 सेंटीमीटर। ओके, और ये जो पूरा सिस्टम है उसके लिए मैंने f की वैल्यू पॉजिटिव लिखी है क्योंकि आप देखो कॉर्नर से तो थिक है, थिन है, और बीच में से क्या है थिक है। ऐसा कौन सा लेंस होता है अपने पास में कॉन्वेक्स, इसलिए अपन ने क्या लिखा है इन दोनों की जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो मैंने कैसे लिखी है पॉजिटिव। इसका मतलब ये पूरा सिस्टम एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेवियर करेगा। अब उसके बाद में मैंने क्या किया कि इस लिक्विड को यहाँ से हटा दिया, तो अगले केस में मेरे पास में जो फोकल लेंथ मिलेगी मुझे वो सिर्फ और सिर्फ मुझे किसकी मिलने वाली है, इस कॉन्वेक्स लेंस की, क्योंकि इस बार केवल एक ही लेंस है, वो कौन सा है कॉन्वेक्स लेंस। तो दूसरे कंडीशन में हमारे पास जो f1 की वैल्यू अपने को मिल जाती है वो मिल जाती है 30 सेंटीमीटर। अब अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ कि इस सिस्टम में इसकी 30 है, टोटल सिस्टम की 45 सेंटीमीटर है, तो ये जो हमारे पास वाटर है इसके लिए जो ये जो लेंस बन रहा है कॉनकेव लेंस, इसकी फोकल लेंथ क्या है, तो हम लोग जानते हैं एक सिस्टम के लिए 1/f इज इक्वल्स टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f की वैल्यू 1/14 इज इक्वल्स टू 1/f1 की वैल्यू 30 प्लस 1/f2। आप यहाँ से f2 को इस तरफ अगर शिफ्ट कर देते हैं या फिर इसको 1/30 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/45 माइनस 1/30। आप इसका एलसीएम कितना ले सकते हैं
90, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स। तो आपके पास में जो F2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -90, ये 2 - 3 - 1 तो 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर, माइनस का साइन आया, मतलब ये जो सिस्टम है यहाँ पर मोटर वॉल्यूपल्स की वजह से जो बनने वाला एक लेंस है वो कैसा है, कॉनकेव लेंस। ओके, अब अपन लोगों को जो फाइंड आउट करना है वो है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन ऑफ वाटर, ये अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारे पास में जो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f, ये f1 है तो f1 इज इक्वल्स टू n21, n21 का मतलब n2, आपके पास कौन सा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.50, n2/n1, n2/n1 -1, 1/r1 की वैल्यू में r पुट कर रहा हूँ, -1/r2 की वैल्यू में -r अगेन पुट कर रहा हूँ। क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं r1 और r2 एक दूसरे के इक्वल हैं, बस साइन किसका है बीच में, माइनस का। माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपके पास प्लस, तो 1/f1 की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास 30 इज इक्वल्स टू n2, आपके पास n2 क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस, इसके लिए वैल्यू होती है 1.50 और ये एयर है तो इसके लिए 1 - 1 और ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r 2/r, यहाँ से 1/30 इज इक्वल्स टू 1.50 में से 1 अगर माइनस करेंगे तो 0.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई r, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बन जाएगा, 1/r इज इक्वल्स टू 30 एंड 1/r इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड 1/30 तो r इज इक्वल्स टू क्या हो गया 30। आपके पास जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितनी है 30 है। ओके, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमारे पास ये जो कॉनकेव लेंस है इसमें देखो एक सरफेस तो इसका ये वाला है और एक सरफेस इसका ये वाला है। ये वाला तो प्लेन सरफेस है, आपके पास कोई भी लेंस हो उसकी 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो आप देख सकते हैं ये वाला कैसा है आप लोगों के पास में एक स्फेयर का कटा हुआ पार्ट, जो कि आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी रेडियस के इक्वल होगा। तो मैं इसमें लिख रहा हूं कि हमारे पास जो सेकंड नंबर वाला लेंस है उसके लिए जो R1 की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है 30 सेंटीमीटर और जो R2 इसका जो दूसरे वाला पार्ट है वो प्लेन है और कोई भी प्लेन सीट या फिर कोई प्लेन मिरर होता है या कोई प्लेन लेंस का पार्ट है तो उसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो कैसी होती है, ऑलवेज इनफाइनाइट। R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इनफाइनाइट। ओके, और जो हमारे पास में लेंस होता है कॉनकेव लेंस उसके लिए जो R की वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी नेगेटिव। ओके, ये वैल्यूज मैं पुट करता हूँ अगेन, तो अपने पास में 1 जो दूसरे वाला लेंस है वो इसके लिए अपन लोगों ने F2 की वैल्यू फाइंड आउट की है -90, 1/F2 इज इक्वल्स टू n2/n1 -1, 1/r1 की वैल्यू तो है -30 और -1 इनफाइनाइट पुट करते हैं अपन लोग, 1/F2 की वैल्यू कितनी है -90 इज इक्वल्स टू n2 का मीनिंग हो गया हमारे पास n ऑफ W, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 1। एक तो ये लेंस हो गया और उसके अलावा मीडियम कैसा ले लिया अपन लोगों ने एयर। 1 - 1 इंटू में अपने पास में कितना है -1/30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और इस कंडीशन में आप लोगों के पास में ध्यान देंगे तो 1/90 इज इक्वल्स टू n ऑफ वाटर -1 इंटू में 1/30। अगर अपन लोग इस 30 को इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं n ऑफ वाटर -1 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 90, 0 से 0 कैंसिल आउट, n ऑफ वाटर -1 इज इक्वल्स टू 3 से कट करेंगे तो 1/ क्या आ जाएगा अपने पास में 3, n ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू ये 1 उस तरफ ट्रांसफर होगा तो 1 प्लस 1/30, 1/3 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा 0.3333, तो अपन लोग लिख देंगे n ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1.3
3, ये अपने पास वैल्यू आ गई ये जो वाटर है इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एक बार अपन लोग दोबारा इसको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अपन लोगों को क्वेश्चन में बोला गया था कि आपके पास एक इस टाइप का सिस्टम है जिसमें लिक्विड, लेंस और एक मिरर लगा हुआ है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप किसी ऑब्जेक्ट की जो नीडल है उसको मोशन करवाते हैं। तो इस सिस्टम के लिए एक ऐसी पोजीशन 45 सेंटीमीटर पर मिलती है जिसमें नीडल की टिप और जो ऑब्जेक्ट है उसकी टिप दोनों एक दूसरे को टच करती है। हमने कहा कि ये जहाँ टच कर रही है वो फोकल पॉइंट है। क्यों है इसको अपन लोगों ने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया। तो ये जो सिस्टम है इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी अपने पास 45 सेंटीमीटर। केवल इस अकेले लेंस की फोकल लेंथ अपने पास में कितनी आई है 30 सेंटीमीटर। जब इस मीडियम को हटा करके ये जो प्रोसीजर अपन दोबारा रिपीट करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है 30। अपन ने कहा कि अपने पास जो 1/f इक्वल्स होता है 1/f1 + 1/f2। यहाँ से f2 यानी ये जो एज ए कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ अपन लोगों ने फाइंड आउट कर लिया -90। अपना टारगेट क्या है, इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फाइंड आउट करना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा लेंस मेकर, और लेंस मेकर फॉर्मूले में रेडियस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो एक रेडियस तो इसकी आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगी क्योंकि ये वाला तो सिरा प्लेन है, लेकिन इधर वाला जो है उसकी रेडियस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसकी रेडियस के इक्वल है। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस फाइंड आउट करते हैं। अपन लोगों ने लिखा 1/f1 = n2/n1 - 1। n2 जो मीडियम आप ले रहे हैं लेंस का वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। एयर 1 आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट की, दोनों की वैल्यू इक्वल दे रखी है R1 और R2 की। आपने पुट किया तो R की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब यही 30 वैल्यू किसकी होगी आपके पास कॉन्वेक्स लेंस के एक सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी कॉनकेव लेंस के लिए। और ये जो आप R1 की वैल्यू इसके लिए लेंगे वो कैसे लेंगे नेगेटिव, क्योंकि हमारे पास कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव तो जो कॉनकेव है उसके लिए नेगेटिव। आप लोगों ने -1/30 दूसरे के लिए इनफाइनाइट रख दिया। ये वैल्यूज़ यहाँ रख करके पूरी कैलकुलेशन आपने की तो वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास कितना आ गया 1.33। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर्स की जो सीरीज है जिसमें अपन लोगों ने टोटल आज वाली वीडियो सहित 5 लेक्चर्स शूट किए हैं, इन 5 लेक्चर्स से आप लोगों की काफ़ी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या फिर अपना कोई मेरे से कोई गलत चीज़ बता दी गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।